मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार आप सबको। एक इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब बहुत अच्छे हैं अपने अपने घरों में। चलिए हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और हम जो है ज्योग्राफ़ी 7th क्लास की जो बुक है उसका हम 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं। 7th हमने पहले पढ़ लिया है, अभी हम 6 पढ़ रहे हैं। आई होप मुझे आज उम्मीद है कि यह चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हम जितना हमने पढ़ लिया उससे आगे का हम आज करते हैं, ठीक है जी। चलिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत आ नहीं रही, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ या तो आप इतने जीनियस है कि आपको हर चीज़ समझ आ रही है ना। तो ये दो ही बातें हो सकती हैं, ना पूछने के पीछे यही है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आप मुझे कुछ बना के भेजेंगे, कुछ सेंटेंस बना के भेजेंगे, कुछ और चीज़ बना के भेजेंगे, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई उसमें ऐसी बात ज़रूर होगी कि जिसको कि मुझे आपको बताना पड़ेगा, है ना। लेकिन आपने तो आज तक कुछ पूछा ही नहीं है, तो फिर तो यही हो गया ना कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रही हूँ। मैं भी खुश हो लेती हूँ ये समझ के, मान के कि हाँ जी मैं बड़ा अच्छा पढ़ाती हूँ। और आप मेरे छोटे हैं तो आपके बारे में मैं बुरा कभी सोच ही नहीं सकती। वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं आप लोग, ठीक। तो आपके बारे में तो कुछ ऐसा वैसा सोचना हिमाकत ही नहीं कर सकती मैं। तो मैं यही समझ के चल रही हूँ कि आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको वो सब समझ आ रहा है और वो आप सब करते जा रहे हैं, ठीक। और जब हमारी मुलाकात होगी तो आप एक बेहतर पोजीशन में होंगे, ठीक। बहुत जल्द मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि शायद हम लोग बहुत ही जल्दी मिलें। हो सकता है कि 20 या 25 या हद से 30 दिन के बाद तो शायद मिलना हो ही जाएगा हमारा और आपका, है ना। चलिएगा, आज हम पढ़ेंगे साहब शीतोष्ण पर्णपाती वन। इससे पहले हम 3 टाइप के वन पढ़ चुके हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, और आज हम पढ़ेंगे शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है साहब। शीतोष्ण पर्णपाती वन। अब देखिए, ये एक मिलते हैं। एक तो ये बात है कि उच्च अक्षांश पे जैसे आप बढ़ेंगे, उच्च अक्षांश का मतलब क्या है पहले आप ये समझिए साहब। देखिए जी, ये मान लीजिए आप पृथ्वी है, ये गोल है, ऐसे मान लीजिए इस वाले फिगर को जो ये चित्र बना है। तो भाई साहब ये तो है 0 डिग्री। जब हम इधर से ऊपर चलेंगे तो मान लीजिए आपने 1-1 डिग्री पर लाइन खींची, तो 1 2 3, जब यहाँ तक आप पहुँचेंगे तो यहाँ तक 90 हो जाएंगी। ऐसे ही आप नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे 90 हो जाएगी, इस पॉइंट पे 90 डिग्री। तो उच्च अक्षांश का मतलब है जहाँ पे संख्या ज़्यादा है, तो संख्या तो ज़्यादा होती ही चली जाएगी। ये 0 डिग्री है भाई, 0 से ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होता चला जाएगा। तो उच्च अक्षांश का मतलब है कि ऊपर वाले जो अक्षांश हैं, समझ रहे हैं आप। उच्च का मतलब है ऊपर वाले जो अक्षांश हैं, है ना, जो हायर लैटिट्यूड है, उनकी बात कर रहा है। शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। आपको ये देखना है कि मिलेंगे कहाँ कहाँ। उत्तरी पूर्वी अमेरिका। अगर आपको अमेरिका का मैप याद होगा तो आपको वो लोकेशन दिख रही होगी जो ये मैंने आपको बताया है। अगर अमेरिका का मैप मान लीजिए ये है, मान लीजिए, चलिए मानिए क्या, अब मैं दिखाई देती हूँ आपको, कुछ कुछ ऐसा ही है वो, यहाँ से ये कुछ कुछ छितरा हुआ है, ऐसा 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 कुछ है। आप ये मानिए, अगर आप इसको ऐसे बांट देंगे, जो कि मैंने आपको एक फंडा बताया है ऑलरेडी। फंडा क्या, वो एक फैक्ट है कि ऊपर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, इधर वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है सॉरी, और यहाँ पे वेस्ट है। इसने कहा है उत्तरी पूर्वी अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में तो होगा, ये नॉर्थ ईस्ट है उत्तरी पूर्वी, ये नॉर्थ वेस्ट होता है, ये मैंने आपको बताया, ये साउथ वेस्ट है। ये कैसा है, ये साउथ ईस्ट है। तो यहाँ वाला जो एरिया है इसका, यहाँ वाला जो एरिया होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मिलेगा। ये चीन में भी मिलेगा, वहीं इसी वाले एरिया पे। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में एक है, इस तरह का एक द्वीप फैला हुआ है, आप देखिएगा उसको, वहाँ पे कुक आइलैंड भी है, न्यूजीलैंड वहाँ पे है, तो वहाँ पे मिलेगा जी। चिली कंट्री आपको शायद याद आ रहा होगा कहाँ पे है वो। चिली आपका है साउथ अमेरिका में। चिली के जैसा ही है भाई साहब, ये ऐसा ही है, लंबा लंबा, है ना। तो इसका जो ये वाला जो एरिया है ना, मध्य वाला, यहाँ पे भी मिलेगा ये आपको। अब पश्चिम यूरोप में भी मिलेगा, ये जो तटीय प्रदेश है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये चैप्टर जान है ज्योग्राफी की, ये चैप्टर ज्योग्राफी की जान है। अगर आपको ये चैप्टर समझना है
या आगे के भी और चीज़ें समझनी हैं या क्लाइमेटोलॉजी समझनी है तो आपको ये चैप्टर बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये चीज़ें 6th क्लास में भी आई थी, लेकिन वहाँ छोटे रूप में थी, वहाँ सिर्फ इनके नाम दे के इनको ख़त्म कर दिया था। यहाँ इनके बारे में थोड़ा और बताया है। आगे आप बढ़ेंगे तो इन्हीं चीज़ों को और बड़ा कर दिया जाता है, फिर इनके बारे में बहुत छोटी छोटी जो डिटेल हैं वो भी आपको दी जाती हैं। 9th की 11th की ज्योग्राफी की जो किताब है ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। जो चीज़ें 9th में दी गई हैं वही 11th में दी गई हैं। और खुशी की बात यह है कि वही चीज़ें बहुत बड़ी भी नहीं करी गई हैं। वो जो 9th में है वो बहुत फैला के भी नहीं दी गई हैं, बस उनमें थोड़ा सा इजाफा कर दिया गया है, थोड़ा सा उन्हें बढ़ा कर दिया गया है, मतलब थोड़ा सा उनमें एड ऑन करके नॉलेज को आपको दे दिया गया है, परोस दिया गया है। ठीक, चलिए छोड़िए। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, जैसा कि पर्णपाती लिखा है ना। पर्ण का मतलब होता है पत्ता, पाती माने गिराना। पर्णपाती अपने पत्तों को गिरा देते हैं। शुष्क मौसम आता है तो पत्तों को गिरा देते हैं। आपको ये बात पता है कि पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि जो पत्ते होते हैं उनसे ट्रांसपिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है। और वाटर लॉस अगर हो जाएगा पत्ते की वजह से, जो वो पेड़ है या जो भी कोई वहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, अगर उसमें से ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस हो जाएगा और बाहर का मौसम तो है ही शुष्क, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पेड़ है वो गर्मी की वजह से मर जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, अपने पानी को स्टोर करने के लिए, पानी के लॉस को बचाने के लिए पत्तियाँ गिरा देते हैं पौधे, पेड़ जो होते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। जहाँ पाए जाने वाले पेड़ तो ये हैं जी, बांज होगा, ऐस होगा, बीच होगा, ये नाम याद रख लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये तो नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए पक्षी हैं दो, फीजेंट और मोनल। देखिए यहाँ है, मोनल भी कितना खूबसूरत है और फीजेंट भी बहुत खूबसूरत है, मोनल ज़्यादा खूबसूरत है। आप इसको देखिए, लेकिन नेचर की अपनी एक बात होती है, आप जैसे उसको फील करना शुरू करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। एक बार आप फील तो कीजिए। खैर चलिए, मोनल और फीजेंट, आगे चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, भूमध्य सागरीय वनस्पति। मैंने आपको भूमध्य सागर नहीं बताया, लेकिन उसके आसपास की सारी चीज़ें बताई हैं। ये आज वक्त आ गया कि मैं आपको बताऊं भूमध्य सागर कहाँ पे है। भाई साहब, आपने ऐसा एक पढ़ा होगा, यहाँ अफ्रीका होगा और यहाँ से आपने देखा होगा कि ऐसे इटली फैला हुआ है और यहीं पे फैला हुआ है क्या, ग्रीस फैला हुआ है। तो ये वाला जो सागर है, यानी कि यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो सागर है, इसी का नाम है साहब भूमध्य सागर। और ऐसा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, और इस बात के प्रमाण हैं कि जब पृथ्वी एक साथ हुआ करती थी और उसको कहा जाता था पेंजिया, और इसके चारों तरफ जो पानी था उसको कहा जाता था पेंथालासा सागर। ठीक, जब ये टूट के बिखरी, तो जो पेंथालासा था उसका जो पानी है यहाँ बीच में घुस गया, जब ये दो भागों में टूटी, तो इसी वाले सागर को कहा गया टेथिस सी। लेकिन पृथ्वी का टूटना बंद नहीं हुआ, उसका चलना इधर उधर बंद नहीं हुआ, वो चलती रही, इधर उधर टूट फूट उसमें होती रही। तो ऐसा कहा जाता है कि उस टेथिस सी का ही जो बचा हुआ हिस्सा है वो भूमध्य सागर के रूप में आज भी है। ठीक है साहब, तो ये एक पुरानी बात थी। आप इसको याद रखेंगे तो भी ठीक, नहीं याद रखेंगे तो इतनी बड़ी भी कोई बात ये है नहीं। ठीक, वैसे तो एक कहानी के रूप में आपको ये याद रह ही जाएगी। खैर चलिए, अब चलते हैं हम भूमध्य सागरीय वनस्पति क्या होती है। देखिए साहब, इस वनस्पति, इस जो जलवायु प्रदेश है, इसकी एक बहुत ख़ास बात होती है। हमारे यहाँ बारिश होती है, गर्मी में होती है बारिश। इस वाली जो जलवायु है, ये भूमध्य सागरीय जो जलवायु है ना, यहाँ पे बारिश होती है सर्दियों में। इस वाली जलवायु के जो प्रदेश होंगे वहाँ पे बारिश हमेशा सर्दियों में होगी भाई। ये इस जलवायु की एक मोटी और ख़ास बात है। ठीक, अब जानिए कहाँ कहाँ मिलेगी। महाद्वीपों के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग में शीतोष्णदाबार पर्णपाती पेड़ों से ढका हुआ है। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिम भाग दूसरे तरह की जलवायु वाले हैं। भूमध्य सागर वाली जो वनस्पति है वो कहाँ पाई जाएगी? अधिकतर यूरोप में,
अफ्रीका में, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, यानी कि जो ये भूमध्य सागर से जितने लगा हुआ है ना जो एरिया, इसी के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाएगी। इसीलिए इसको नाम भी दिया गया भूमध्य सागरीय वनस्पति, क्योंकि ये भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये वनस्पति सिर्फ भूमध्य सागर के ही आसपास नहीं पाई जाती, और भी कई जगह पाई जाती है, पर ज़्यादा बड़ा एरिया यही है, तो इसलिए इसको इसी का नाम दे दिया गया। ठीक है। तो और जो इससे अलग वाले एरिया जो कौन से हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए यूएसए का एक शहर, एक स्टेट कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया जिसको सिलिकॉन वैली कहते हैं हम, वहाँ पे वे सिलिकॉन जो चिप होती है ना, जिसको क्या कहा जाता है, उसको सिलिकॉन चिप ही कहते हैं उसको, जो चिप कंप्यूटर वगैरह में लगती हैं, वहाँ बहुत बनती हैं ये चीज़ें, है ना, उसको कहा ही जाता है सिलिकॉन वैली। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका, चिली का जो एरिया है बीच वाला वो वाला, और जी दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो आप ऐसा नहीं कहेंगे कि अगर आपसे कोई कहता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु या वनस्पति सिर्फ भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती है, तो आप उसको रोकिए, आप उसको कहिए नहीं, ऐसे और भी दुनिया में देश हैं जहाँ पे, और भी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। उसमें आप कैलिफोर्निया कह दीजिए, उसी में आप चिली कह दीजिए, क्योंकि चिली का भी मध्य वाला जो एरिया है वहाँ पे भी पाई जाती है। चिली को 3 भागों में बांट दिया, ऊपर वाला, बीच वाला, ये नीचे वाला, तो यहाँ पे ये पाई जाएगी। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाएगी। ठीक, ये वाली चीज़ आप उसको बताइएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका एक और महत्वपूर्ण काम है साहब, एक तो ये इसमें इस जलवायु की एक खास बात है कि यहाँ पे सर्दियों में बारिश होगी, यहाँ का जो शीतकाल होता है वो बारिश वाला होगा। ठीक, एक दूसरी खास बात ये होती है कि इस वाली जलवायु में जो होते हैं ना, जो खट्टे फ्रूट होते हैं जिन्हें कहते हैं सिट्रस फ्रूट, वो बड़े होते हैं यहाँ पे, जो ये बहुत ज़्यादा होते हैं इस वाले एरिया में। जैसे फ्रांस यहाँ आता है, स्पेन इसमें आ जाता है। आप देखेंगे भूमध्य सागर, आज ढूंढिएगा मैप में आपको दिखेगा, अफ्रीका और यूरोप के बीच में देखिएगा, जहाँ मैंने आपको इटली पढ़ाया, जहाँ मैंने आपको ग्रीस पढ़ाया, उसी के बराबर में आपको दिखेगा। जहाँ पे मिस्र है, इजिप्ट, अल्जीरिया है, लीबिया है, ट्यूनीसिया है, मोरक्को है, बस वहीं बीच में आपको घिरा हुआ, टर्की के इधर उधर आपको मिल जाएगा वहाँ पे, है ना। भूमध्य सागर वहीं लिखा होगा बड़ा बड़ा, है ना। आप देखेंगे तो उसके आसपास वाले जो एरिया हैं वहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत होते हैं। सिट्रस फ्रूट में आते हैं जो खट्टे फल होते हैं वो। ठीक है, इसीलिए इस वाले एरिया को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। आपको पता है, जो दारू, जिस दारू को हम लोग बड़े मज़े से पीते हैं, शैम्पेन और ऐसा वैसा क्या क्या करके करते हैं उसको, शैम्पेन खुलती है पार्टियों में, है ना, बड़ी बड़ी पार्टियों में बड़ी महंगी महंगी शैम्पेन, ये वहीं सब से आती हैं ये सब चीज़ें, इसी वाले एरिया से, क्योंकि वहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा होता है, ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा होते हैं इस वाली जलवायु में। ठीक है, इधर उधर की बहुत सारी बातें वो मैं आपको बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगी आपका, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भी और मेरा भी। देखिए, भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल, पत्तियाँ वाष्पोत सर्जन को रोकती हैं। ये बात आपको बाद में समझ आएगी। वैसे तो ये अभी मैंने आपको इतना बता दिया कि मोटी छाल और पत्तियाँ मेन काम जो होता है इनका, वो क्या होता है, वही होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ट्रांसपिरेशन वाला, है ना। चलिएगा अब यहाँ आ जाइए आप, देखिए आगे आप देखेंगे तो ग्रीष्म, गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे शीतकाल में बारिश होती है साहब, शीतकाल में यहाँ पे बारिश होती है, इसका मतलब यही है। और ग्रीष्म काल जो है यहाँ का वो सूखा रहता है, शुष्क रहता है। मेन संतरा, अंजीर आपने देखा होगा, जैतून देखा होगा, ऑलिव कहते हैं उसको, अंगूर बहुत होते हैं यहाँ पे, अंगूर पे डांस होता है भाई साहब यहाँ हाँ,
होता है ऐसा, सच है ये बात। नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। जो मूवीज़ में आप देखते हैं ना कॉन्सेप्ट, वो इधर से ही आया है। तो रानी लेटी है और ऐसे वो खा रही है, उसको दिखाते हैं खाता हुआ, बड़ा अजीब सा वो रहता है सीन। ये वाली कल्चर है वो, समझ गया बात को, ये सब यहीं चलता है। ठीक, अच्छा। प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है। धीरे धीरे तो ये सभी जगह हो रहा है। आप मेन चीज़ ये याद रखिए कि यहाँ पे सिट्रस फ्रूट बहुत होते हैं, जिन्हें खट्टे फल कहता है। नींबू वंश के जो फल होते हैं उनको सिट्रस फ्रूट एक्चुअली कहा जाता है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है टैगा, रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। शुद्ध या अनछुआ, ये छोटी सी बात, आप इसको याद रख लीजिएगा। ऊपर जाते हैं तो शंकुधारी वन मिलते हैं, उसके बाद घास के स्थल आते हैं। अभी रुकिएगा, चैप्टर ख़त्म हो सकता है, लंबा हो जाएगा थोड़ा। मैं सोच रही हूँ कि इसको मैं कल ख़त्म कर दूँ, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शंकुधारी वन पढ़ लेते हैं, उसके बाद घास के जो स्थल हैं उनको हम नहीं, छोड़िए, शंकुधारी भी हम कल ही पढ़ेंगे। ठीक, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा आज। ठीक है जी, चलिए आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लीजिए यार थोड़ा बहुत कर लीजिए, करनी चाहिए अच्छी चीज़ें। ज्ञान बुरा नहीं होता, कभी भी कभी ना कभी काम आ ही जाता है। ज्ञानी इसलिए नहीं बनना है आपको कि आपको पेपर पास करना है, ज्ञानी इसलिए बनना है कि आपको जीवन जीना है, एक अच्छा ज़िंदगी जीनी है आपको, है ना। आप इस विवेकशील समाज की प्राणी हैं, तो अपने आप को विवेकी बनाइए। और वो कैसे आएगा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, है ना। चीज़ों को जब आप जानेंगे ही नहीं तो आप बात कैसे करेंगे। आपको किसी चीज़ के बारे में जब कुछ पता ही नहीं है कुछ, ये मैंने आपको बताया कि जी सिट्रस फ्रूट ये होता वो होता, तो अच्छा भी लगता है जान के कि अरे नई नई चीज़ें, अच्छा ऐसा होता है, अच्छा ये बात, अच्छा वो बात, अच्छा गुड फीलिंग आती है। पता नहीं आपको क्यों नहीं आती है, या आती भी होगी तो आप मुझे बताते नहीं हैं, मुझे पता तो चलेगा आपको आती है अच्छी फीलिंग। ठीक है, बहरहाल कल तक के लिए बाय बाय।